नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बल टॉपिक के अंतर्गत और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बलों के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट कुछ क्लासेस के माध्यम से आपने जाना कि ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल क्या होता है, ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल हम किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की है, गुरुत्वाकर्षण बल का संबंध किसके साथ होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान प्रत्येक स्थान पर कैसे परिवर्तित होता है, किस पर यह निर्भर करता है। इसके बाद हमने जाना घर्षण बल हम किसे कहते हैं, घर्षण बल का मान सबसे अधिकतम कब होता है, घर्षण बल का मान सबसे कम कौन से घर्षण बल में होता है। इन सभी पॉइंट्स को आपने डिटेल में जाना। उम्मीद करता हूं कि उन सभी पॉइंट्स को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। आज की क्लास में हम कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट बलों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका संतुलित बल किसे कहते हैं हम, असंतुलित बल किसे कहते हैं, संपर्क बल किसे कहते हैं, क्षेत्रीय बल क्या होता है, ससंजक बल हम किसे कहते हैं, असंजक बल कब लगता है, कहां पर लगता है। इन सभी बलों को डिटेल में जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ताकि सुपर टेट एग्जाम्स में कोई भी प्रश्न आपके इस बल टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाए, उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है आपका संतुलित बल, यानी जिसे हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस शब्द से ही आप समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बल का मान है वो कैसा होगा, समान होगा, यानी इक्वल होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि बैलेंस फोर्स यानी संतुलित बल हम किसे कहते हैं। तो देखिए, संतुलित बलों की स्थिति में वस्तु की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, परंतु उसके रूप एवं आकार में परिवर्तन हो सकता है। देखिए, संतुलित बलों की स्थिति, संतुलित बल हम किसे कहेंगे, तो संतुलित बलों की स्थिति में वस्तु की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो वस्तु है आपके पास उसकी स्थिति में तो आपको कोई भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, परंतु उसके रूप में और उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। यानी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार उसके रूप और आकार में परिवर्तन होगा, और जरूरी यह भी नहीं है कि हर बार इसके रूप और आकार में परिवर्तन नहीं होगा। यानी किसी केसेस में आपको देखने को मिल भी सकता है कि आप उसके रूप में या उसके आकार में परिवर्तन भी कर सकते हैं, और कहीं पर आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि उसके रूप में और आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि उस वस्तु की कंडीशन किस प्रकार की है, लेकिन उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ये चीजें फिक्स है। और जहां पर भी आप वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब वहां पर जो बल कार्य करता है उसको हम कहते हैं संतुलित बल। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई वस्तु है, तो इस वस्तु में आप देख रहे हैं कि राइट साइड से इस पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, और इसके लेफ्ट साइड में भी इस पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है। यानी कि उस वस्तु के विपरीत दिशा में दोनों तरफ से 5-5 न्यूटन के बल लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब उसका जो परिणामी बल का मान होगा वो आपका हो जाएगा 0। यानी परिणामी बल, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से भी 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और राइट साइड से भी 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इसका मतलब इस वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ना तो वस्तु लेफ्ट डायरेक्शन में विस्थापित होंगी और ना ही वस्तु राइट डायरेक्शन में विस्थापित होंगी, वो वस्तु वहीं पर ही रहेगा। हो सकता है कि उसके रूप में या आकार में आपको थोड़े बहुत परिवर्तन देखने को मिल जाए। मान लीजिए कि ये एक ईंट है, तो अगर ईंट होगा तो उसके ना तो रूप में कोई परिवर्तन होगा और ना ही उसके आकार में परिवर्तन होगा, अगर आप दोनों दिशाओं से इस पर 5-5 न्यूटन का बल लगाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश, ये एक उदाहरण है रबड़ का, या जिसे हम कहते हैं रेजर, तो अगर हम रबड़ का यूज करेंगे तो हो सकता है कि आप उस रबड़ को आप राइट साइड से 5 न्यूटन का बल लगाते हो तो थोड़ा बहुत ये जो रबड़ है इस डायरेक्शन में धंस जाए, तो इस डायरेक्शन से भी आपको थोड़ा बहुत धंसने को देखने को मिले। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये रबड़ होगा तो इसके रूप में परिवर्तन हो सकता है, इसके आकार में भी परिवर्तन हो सकता है, और अगर ये ईंट होगा तो इसके ना तो रूप में परिवर्तन होगा और ना ही आकार में परिवर्तन होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है कि इसके रूप में और आकार में परिवर्तन हो सकता है, नहीं पॉसिबिलिटी है। कहीं पर इसके रूप में और आकार में परिवर्तन नहीं भी हो सकता और कहीं पर हो भी सकता है, बट उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और दोनों दिशाओं से समान आकार के समान परिमाण के बल लगाए जाते हैं, तो वहां पर परिणामी बल का मान जो होता है वो 0 होता है। और जब परिणामी बल का मान 0 होता है तो उस बल को हम कहते हैं संतुलित बल। उम्मीद करता हूं कि आप संतुलित बल को इजीली समझ पाए होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो देखिए असंतुलित बल बिल्कुल संतुलित बल का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा यानी अपोजिट हो जाएगा। असंतुलित बलों की स्थिति में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन होता है परंतु रूप व आकार में परिवर्तन हो सकता है। यानी यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि असंतुलित बलों की स्थिति में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन होता है। यानी कि परिवर्तन यहाँ पर ऑब्वियसली होगा तभी वो असंतुलित बल कहलाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति में, किसी भी वस्तु की स्थिति में आपको परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उसके रूप में और आकार में आपको कहीं पर परिवर्तन देखने को मिले और कहीं पर ना मिले। तो इसके रूप और आकार से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्थिति से मतलब है। अगर कहीं पर हम कोई दो फोर्स किसी डायरेक्शन से लगाते हैं और उस वस्तु की स्थिति में हम परिवर्तन लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो असंतुलित बल है। और अगर हम नहीं ला पाते कोई भी परिवर्तन उसकी स्थिति में तो वहाँ पर हो जाता है आपका संतुलित बल। फॉर एग्जाम्पल के लिए वही डायग्राम है आपके पास। मान लीजिए कि आपके पास एक वस्तु है और इस वस्तु पर आप राइट डायरेक्शन से 8 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इसी वस्तु पर आप लेफ्ट डायरेक्शन से 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस लेफ्ट डायरेक्शन से जब आप 5 न्यूटन यानी कम बल लगाएंगे और राइट डायरेक्शन से आप 8 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, मतलब ज़्यादा बल लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये वस्तु आपके इसी डायरेक्शन में यानी कि यहाँ पर विस्थापित हो सकती है। तो अगर ये इस दिशा में विस्थापित हो जाती है तो जब उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, यानी कि पहले तो वस्तु की स्थिति ये थी बट अब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया और वस्तु इस प्लेस पर पहुंच गया, तो इसका मतलब इस बल को हम कहेंगे असंतुलित बल। मतलब परिणामी बल का मान शून्य से कुछ ज़्यादा होगा, चाहे माइनस में आए या प्लस में आए, लेकिन शून्य नहीं होगा। जब परिणामी बल का मान शून्य होता है तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं और जब परिणामी बल का मान कुछ ना कुछ आता है तो उसको हम असंतुलित बल कहते हैं। तो इसके लिए आपके परिणामी बल अगर आप देखेंगे तो राइट डायरेक्शन से 8 न्यूटन का फोर्स है, लेफ्ट डायरेक्शन से 5 न्यूटन का फोर्स है, तो परिणामी बल आपका कम से कम 3 न्यूटन का होगा और इसी वजह से इसको हम असंतुलित बल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि संतुलित बल और असंतुलित बल को आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट बल आपका है स्टूडेंट संपर्क बल। यानी संपर्क बल हम किसे कहते हैं? तो देखिए संपर्क बल यानी कि शब्द से ही आप समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बीच में संपर्क अवश्य होगा और वहां पर अगर कोई बल कार्य करता है तो उसको हम संपर्क बल कहते हैं। दो वस्तुएं जो आपस में एक दूसरे के संपर्क में है, यानी कि दो वस्तुएं, मान लीजिए कि कोई भी दो वस्तु है जो आपस में एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तब उन वस्तुओं पर लगने वाले बलों को संपर्क बल कहते हैं। मान लीजिए कि कोई भी दो वस्तु हैं, जब वो दो वस्तु आपस में एक दूसरे के संपर्क में स्थित होंगे तो उनके बीच में जो बल कार्य करेगा उसी को ही हम संपर्क बल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ये आपके पास एक सड़क है, ठीक, और इस सड़क में आप एक कार को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कार खड़ी हुई है तो इसका इस सड़क के संपर्क में आना, यानी कि जब कार खड़ी है तो कहीं ना कहीं उसके संपर्क में सड़क है तभी कार उस सड़क पर खड़ी है, तो इनके बीच में जो बल कार्य करता है उसको हम कहते हैं संपर्क बल। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये संपर्क बल को हम और किस नाम से जानते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर घर्षण बल अवश्य होगा। कहीं ना कहीं अगर आप कार को चलाएंगे तो कार जब चलेगा तो सड़क और कार के टायर के बीच में घर्षण जरूर होगा, तो इसी घर्षण बल को हम संपर्क बल भी कह सकते हैं। मतलब कार के पहिए का और सड़क का एक दूसरे के संपर्क में आना ही संपर्क बल कहलाता है। इसलिए आपको बताया गया है कि दो वस्तुएं हैं जो आपस में एक दूसरे के संपर्क में हैं, यानी कि जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में होंगे तब उन वस्तुओं पर लगने वाले बलों को, यानी कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होंगे तो उनके बीच में लगने वाला जो बल है उसी को ही हम संपर्क बल कहेंगे। और यहाँ पर कार और सड़क के बीच में जो संपर्क बल है वो कहीं ना कहीं घर्षण बल है, जिस कारण से वो वस्तु या वो कार उस सड़क पर खड़ी है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स कि संपर्क बल क्या है तो संपर्क बल आपका घर्षण बल है। और अगर घर्षण बल में भी मैं आपसे प्रकार की बात करूँ तो ये जो घर्षण बल होगा स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल, क्योंकि स्थैतिक घर्षण बल की स्थिति में
किसी भी वस्तु का विराम अवस्था में होना। तो वर्तमान स्थिति में जो कार है वो सड़क पर विराम अवस्था में है, तो इनके बीच में घर्षण बल तो अवश्य है, और जो घर्षण बल है वो है स्थैतिक घर्षण बल, और ये कहीं ना कहीं संपर्क बल को दर्शाते हैं। तो बल कोई अलग नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ समझने के ऊपर बात है। एग्जामिनर आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे वो डिपेंड करता है उनके माइंडसेट पर। अगर आपसे वो कहते हैं कि दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के संपर्क में है, तो वहां पर कौन सा बल होगा, और ऑप्शन में अगर घर्षण बल नहीं है और संपर्क बल है तो आपको संपर्क बल के साथ जाना है, और अगर आपके पास संपर्क बल नहीं है तो कहीं ना कहीं घर्षण बल ही होगा, क्योंकि घर्षण बल के कारण ही वो जो कार है वो सड़क पर खड़ी है। और अगर आपसे घर्षण बल में भी टाइप पूछे तो ये हो जाएगा आपका स्थैतिक घर्षण बल। तो स्टूडेंट्स डिपेंड करता है एग्जामिनर के माइंडसेट पर, सोच पर, वो आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। बल टॉपिक आपके सिलेबस में निर्धारित है, तो कोई ना कोई प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाने तय है। अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चंस उठाए। इसके लिए ज़रूरी है कि टॉपिक को डिटेल में स्टडी करना, उसको एनालिसिस करना, और जहाँ जहाँ से पॉइंट्स बन सकते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को कवर करना, उसको बार बार रिवाइज करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, व्यक्ति का खड़ा होना, बैठना या फिर लेटना अर्थात सतह से संबंध होना, मतलब आप किसी भी सतह से जब आपका संबंध होता है तो वहां पर आपका संपर्क बल कार्य करता है, और संपर्क बल के कारण ही कोई भी व्यक्ति खड़ा हो पाता है, वो व्यक्ति बैठ पाता है, या वो व्यक्ति लेट पाता है। यानी कि जब भी आप बैठते हैं, लेटते हैं या खड़े होते हैं तो आप किसी ना किसी के संपर्क में अवश्य होते हैं। तो उनके बीच में जो संपर्क होता है तो उसमें उसके बीच में कोई बल कार्य करता है, और उसी बल को हम संपर्क बल कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि संपर्क बल को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट क्षेत्रीय बल, यानी क्षेत्रीय बल क्या होता है। तो देखिए क्षेत्रीय बल हम कहते हैं जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल आरोपित करती है, यानी कि जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल आरोपित करती हैं बिना किसी संपर्क में आए, तो इस प्रकार के बल को क्षेत्रीय बल कहते हैं। यानी क्षेत्रीय बल स्टूडेंट्स हम उसको कहेंगे कि जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल आरोपित करती है और बिना किसी संपर्क में आए, यानी कि बिना किसी संपर्क में आए आप जब एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं तो इस प्रकार के बल को क्षेत्रीय बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट जैसे मान लीजिए आपका होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैंने आपको उसमें बताया है कि आप जो एक पिंड है इस पृथ्वी पर, तो पृथ्वी और आपके बीच में भी एक बल कार्य करता है जिस कारण आप पृथ्वी पर बने हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप पृथ्वी की सतह पर विराजमान है, तो जब आप पृथ्वी की सतह पर है तो आप पृथ्वी की सतह से क्यों नहीं गिरते हैं, बाहर या अंदर क्यों नहीं गिर रहे हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि आपके बीच में कोई गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसी को ही हम क्षेत्रीय बल भी कहते हैं। यानी कि जब दो वस्तुओं के बीच में एक ऐसा बल कार्य करता है या एक ऐसे बल को आरोपित किया जाता है जो बिना उसके संपर्क में आए हुए उस पर बल आरोपित करती है, तो उसको हम क्षेत्रीय बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि ये आपके सन है यानी सूरज है और ये आपकी पृथ्वी है। तो सन और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है, यानी कि ये करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। तो 14.98 करोड़ किलोमीटर यानी लगभग आप इसे कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ किलोमीटर है आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। और जब भी आपकी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इनकी बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण इनमें कोई संपर्क नहीं है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा संपर्क बल, जब दो वस्तुओं किसी न किसी के संपर्क में होते हैं तो उनके बीच में जो बल लगता है उसको संपर्क बल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो वस्तुएं हैं यानी कि जो आपका सन है, सूरज है और पृथ्वी है, ये दो वस्तुएं हैं और मानकर चले कि इनके बीच में कोई संपर्क भी नहीं है, और संपर्क ना होने के बावजूद भी आपकी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है यानी चक्कर लगाती है। तो किस वजह से ये चक्कर लगाती है, तो जब दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल आरोपित करती हैं
और वो बिना किसी संपर्क में आए हुए, तो इस प्रकार के बल को हम क्षेत्रीय बल कहते हैं। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पर बल आरोपित करती है और इसी बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार के जो बल होते हैं स्टूडेंट, जब आप बिना किसी संपर्क में आए हुए भी एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, इस प्रकार के बल को क्षेत्रीय बल कहा जाता है। यानी उम्मीद करता हूं कि क्षेत्रीय बल को आप इजीली समझ पाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी कि इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई भी संपर्क नहीं है, लेकिन फिर भी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यानी चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो कहीं ना कहीं सूर्य भी पृथ्वी पर कोई बल आरोपित करता है और पृथ्वी का भी कहीं ना कहीं सूरज के प्रति कोई बल है, और इसी बल के कारण ही ये एक दूसरे के संपर्क में बिना आए हुए भी इन पर बल आरोपित करते हैं। तो इस प्रकार के बल को क्षेत्रीय बल कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप क्षेत्रीय बल को भी इजीली समझ पाए होंगे और संपर्क बल को भी आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट बल आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट बल आपका है स्टूडेंट ससंजक बल, यानी ससंजक बल हम किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ससंजक बल किसे कहा जाता है। तो जब दो समान पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। यानी कि दो समान पदार्थ, जो पदार्थ है वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो दो समान पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल, यानी कि जब समान पदार्थ के दो अणु होंगे और उनके बीच कोई बल कार्य करेगा तो उस कार्य करने वाले बल को कहा जाता है ससंजक बल। फॉर एग्जाम्पल के लिए जल के अणुओं के मध्य, मान लीजिए कि आपके पास कोई पात्र है और उस पात्र में जल है, तो जल के अणुओं के मध्य जब कोई बल कार्य करेगा तो उस बल को हम कहेंगे ससंजक बल। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है स्टूडेंट्स अल्कोहल के अणुओं के मध्य। मान लीजिए कि आप किसी बर्तन में अल्कोहल को रखते हैं तो उनके अणुओं के मध्य भी बल कार्य करता है, तो उस बल को हम ससंजक बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए तीसरा एग्जाम्पल है केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना। देखिए केश नली आपने देखा होगा जिसमें द्रव ऊपर चढ़ते हैं, तो वो किस बल के कारण ऊपर चढ़ते हैं, तो ससंजक बल के कारण। यानी कि स्टूडेंट ससंजक बल के लिए अगर हम एग्जाम्पल जो है डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से होंगे। मान लीजिए कि आपके पास कोई पात्र है और उस पात्र में आपने पानी भर रखा है, तो ये मान लीजिए कि पानी है, तो पानी में ये एक पानी का अणु है और ये दूसरा पानी का अणु है, यानी कि दो जल के अणु है। तो इनके बीच में जो बल कार्य करता है उस बल को हम कहते हैं ससंजक बल। मान लीजिए कि ये पानी है यानी कि जल है, तो जल के मध्य जो जल के अणु होंगे वो समान पदार्थ के अणु है, यानी कि जल तो एक ही है, तो उसी के ही जब दो अणु लेंगे आप और उनके बीच में कोई बल कार्य करेगा तो उस बल को हम ससंजक बल कहेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर जल ना लेकर आपने अल्कोहल लिया, तो अब अल्कोहल के दो अणु हो जाएंगे और अल्कोहल के दोनों अणुओं के बीच में, जैसे ये अणु है एक और ये दूसरा अणु है, तो इन दोनों अणुओं के मध्य भी आपको कोई ना कोई बल अवश्य देखने को मिलेगा या आप फील कर पाएंगे। तो जब दो समान पदार्थ के अणुओं के बीच कोई बल कार्य करता है तो उस बल को हम कहते हैं ससंजक बल। उम्मीद करता हूं कि आप ससंजक बल को समझ पाए हैं और इसी ससंजक बल के कारण केश नली में द्रव जो है वो ऊपर चढ़, अगर केश नली में ससंजक बल कार्य नहीं करता तो शायद आप दिए को नहीं जला पाते, क्योंकि तेल आपका नीचे होता है और जो दिए जलते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं। तो केश नली में ससंजक बल के कारण द्रव ऊपर चढ़ता है, यानी कि तेल जो है आपके उस केश नली के थ्रू ऊपर चढ़ता है। इसी वजह से आप दिए को जलते हुए देख पाते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा यहाँ पर ससंजक बल कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ कि ससंजक बल को भी आप इजीली समझ पाए होंगे। सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेगा कि केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना किस बल के कारण संभव होता है। तो अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाए तो आपको बताना है कि इसमें ससंजक बल कार्य करते हैं। या हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि किसी पात्र में पानी रखा हुआ है तो जल के दो अणुओं के मध्य एक बल कार्य करता है, उस बल का नाम बताइए। तो आपको बताना है कि उस बल का नाम आपका ससंजक बल है। उम्मीद करता हूं कि ससंजक बल को आप इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स असंजक बल, यानी कि अभी आपने पढ़ा ससंजक बल और अभी हम पढ़ेंगे असंजक बल। तो असंजक बल किसे कहते हैं, तो देखिए असंजक बल दो असमान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक बल कहलाता है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका असंजक बल।
यानी असंजक बल हो जाएगा ये। तो दो असमान पदार्थों के अणुओं के मध्य, यानी कि अब की बार जो दोनों पदार्थ है वो समान नहीं है, असमान है। तो दो असमान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल है उसको हम कहेंगे असंजक बल। फॉर एग्जाम्पल के लिए सफेद बोर्ड पर अक्षर का उभरना, यानी कि सफेद बोर्ड, आपके पास व्हाइट बोर्ड है, आपने देखा होगा कि व्हाइट बोर्ड में, या आपने देखा होगा कि जब टीचर व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड में लिखते हैं तो अक्षर उभर कर आते हैं, तो किस बल के कारण होते हैं? असंजक बल के कारण होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जल द्वारा फर्श का भिगोना। जब आप पानी द्वारा फर्श को भिगाते हैं तो वहां पर भी आपके असंजक बल के कारण आप फर्श को भिगा पाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट्स पेन से कागज पर लिखना, यानी कि जब आप पेन से कागज पर लिखते हैं तो वहां पर भी आपका असंजक बल कार्य करता है, जिस कारण से आप ऐसा करने में सफल हो पाते हैं। यानी कि देखिए, जब आप सफेद बोर्ड पर लिखते हैं तो अक्षर आपको साफ साफ दिखाई देते हैं। तो क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि बोर्ड की जो सतह है वो एक अलग पदार्थ के अणु है, और जो जिससे आपने लिखा, यानी कि जिस मार्कर से आप लिखते हैं उसके इंक में अलग पदार्थ है। तो दोनों पदार्थ कैसे हैं? अलग अलग है, यानी कि इसीलिए बताया गया है दो असमान पदार्थ। तो जब दो असमान पदार्थ के अणुओं के बीच कोई बल कार्य करेगा तो उस बल को हम असंजक बल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अभी मैंने आपके सामने पहले डायग्राम बनाया है, तो उसके अंतर्गत भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि आपके पास कोई पात्र है और उस पात्र में पानी रखा हुआ है, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि इसमें पानी है। तो यहाँ पर जल के दो अणु, ये एक अणु और ये एक अणु, इनके बीच में जो बल कार्य करता है वो तो आपने जाना कि ये ससंजक बल होता है। लेकिन यहाँ पर ये पानी है, यानी पानी का अणु है, और यहाँ पर जो ये आप बर्तन देख रहे हैं, यानी कि जो मैंने ये जो डायग्राम बनाया इसमें जो आप बर्तन देख रहे हैं, तो इसकी जो दीवारें हैं तो ये आपका दूसरा अणु हो जाएगा, क्योंकि ये किसी ना किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर बना है। तो ये जल का अणु है, और यहाँ पर बर्तन की जो दीवारें हैं ये अन्य अणु से मिलकर बने हैं। तो इन दोनों अणुओं के बीच में जो बल कार्य करेगा उसी को ही हम असंजक बल कहेंगे, यानी कि इस बल को हम असंजक बल कहते हैं। और जब मान लीजिए जल के दोनों अणु के मध्य जो बल कार्य करेगा वो हो जाएगा आपका ससंजक बल। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जल का एक अणु है और ये बर्तन की जो दीवार है ये दूसरे पदार्थ के अणु है, तो इन दोनों असमान पदार्थों के अणुओं के बीच में जो बल कार्य करेगा उसको असंजक बल कहते हैं। और इसी असंजक बल के कारण आप सफेद बोर्ड पर लिखते हैं और अक्षर आपको उभर कर दिखाई देते हैं। या फिर जब आप पेन से कागज पर लिखते हैं तो जो पेन का स्याही होता है और जो कागज होते हैं, तो कागज के जो अणु होते हैं वो दूसरे हैं और पेन के जो स्याही में उपस्थित अणु है वो दूसरे हैं। तो दोनों ही अणु जो है असमान पदार्थों के हैं, तो इसी वजह से जब आप लिखते हैं तो वो आपको उभरा हुआ यानी कि स्पष्ट दिखाई देता है। तो वो किसके कारण दिखाई देता है? आपको असंजक बल के कारण। या फिर मान लीजिए कि जब आप जल द्वारा फर्श को भिगाते हैं तो फर्श के जो अणु होते हैं वो अलग होते हैं और जल के अणु अलग होते हैं, और वो एक दूसरे को भिगाते हैं। तो वो किस कारण भिगा पाते हैं? असंजक बल के कारण, क्योंकि यहाँ पर दो असमान पदार्थ के अणुओं के बीच में कोई बल कार्य कर रहा है जिस कारण से आप उस फर्श को भिगो पा रहे हैं। वो अलग बात है कि आप लेट भिगाएं या फिर जल्दी भिगो पाएं, वो अलग केस है, बट उनके बीच में कोई बल जरूर कार्य करता है, लेकिन पदार्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर जो बल कार्य करेगा वो आपका करेगा असंजक बल। और अगर समान पदार्थ होते हैं तो उनके बीच में जो बल कार्य करता है उसको हम कहते हैं ससंजक बल। तो ससंजक बल के कारण केशनली में द्रव ऊपर चढ़ पाते हैं, और सफेद बोर्ड पर अक्षर उभर आना या पेन से कागज पर लिखना, ये किस बल के कारण होते हैं? असंजक बल के कारण होते हैं। सीधे सीधे आपके एग्जाम में एग्जाम्पल पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इजीली इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, समझते हैं, इसके उदाहरण को भी समझ कर पढ़ते हैं, तभी आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, चाहे वो संपर्क बल हो, क्षेत्रीय बल हो, ससंजक बल हो, या फिर असंजक बल या संतुलित बल, असंतुलित बल, उन सभी बलों को आप समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट बलों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।